बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। चलो अच्छा बच्चों, अभी अब ध्यान, आवर्त बीजी पादपों में देखो, आवर्त बीजी पादपों में एक चीज ध्यान, दोहरा निषेध होते हैं। आवाज नहीं करें, आवाज बढ़ावा नहीं करें। दोहरा निषेध क्रिया के बाद ही क्या बनता है? युग्म बनता है। युग्मन से गुण का विकास होगा। लेकिन आवर्त बीजी पादपों में बीज उनकी आखिरी संरचना होती है और बीज फल में पाए जाते हैं, और फल के स्फुटन से, यानी फल के फटने से या स्फुटन होने से, चाहे वो सरसों मक्का को भी ले लो, फल के स्फुटन से बीज निश्चित या यूं कह सकते हैं अनुकूल धरातल पर गिरते और गिरकर उनका अंकुरण हो जाता है। अब या तो किसी पादपों में देखो बच्चों, खरपतवार या जंगली पादपों में बीज अपने आप फैलते, अपने आप उनका प्रकरण होता है, हम लोग नहीं डालते, जबकि खेतों में बीज हम लोग खुद डालते हैं। तो बीज हम लोग उनके कहां से प्राप्त करते हैं? उनके फल से। समझ आ रहा है क्या? और बीज में एक्चुअली में क्या होता है बताओ? बीज में क्या चीज है? देखो बच्चों, अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगर आपको बताऊं, देखो बीज की बात हम करें तो बीज में ये देखो, ये बीज आपका चने का, तो बीज या तो क्या होगा बच्चों? डाइकोट या फिर मोनोकोट। तो बीज की बात हम करें तो ये रहा, इसका क्या है? प्रारूप है। अगर बात हम करें, ओके सॉरी, प्रारूप, और ये कौन है? बुलांकुर। पढ़ा ना आप लोगों ने? अरे पढ़ा ना? तो बीज क्या अंकुर, बीज के अंकुर, इससे किसका विकास होगा? प्रारूप का। यानी कुछ दिनों बाद बीज को हम जो खेत डालेंगे तो बीज के द्वारा ये किसका विकास होगा? प्रांकुर का, प्रारूप का। ये किसका विकास हो गया? बुलांकुर का। होता ना? तो बीज में क्या एक भावी पादप या भावी संतति होती है क्या? हाँ। और बीज के अंकुरण से नवीन संतति पैदा होती है। ये तो है किसमें? पादों में। तो आवर्त बीजी पादों में युग्मनज से लगातार समसूत्री विभाजन से, लगातार समसूत्री विभाजन से बहुकोशिक भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण के विकास और पोषण के लिए भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो मैंने बता दिया। और साथ ही निषेचन क्रिया के बाद जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो पुष्प के सारे भाग जो है उसकी पंखुड़ियां, अभिषेक आवाज कम तो बड़ा, अभिषेक म्यूट करो, उसकी पंखुड़ियां भाई दलपुंज पुमंग सारे भाग झड़ जाते हैं। केवल अंडाशय से विकास होगा। किसका विकास होता है? किसका विकास होगा? फल का। अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का, बीजांड से बीज का, और युग्मनज से भ्रूण का, और त्रिगुण कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये मैंने बता दिया आपको आवर्त बीजी पादपों में। अब आप आ जाओ जल्दी से जंतु में, मतलब हमारे में आ जाओ। जंतु मतलब मानव में आ जाओ आप लोग। ओके, सभी मतलब मानव मतलब सभी में, गाय भेड़ बकरी सब में आ गए। अब जंतु में क्या होगा बच्चों? निषेचन क्रिया। देखो निषेचन क्रिया जंतु पहले बात तो कौन सी क्रिया होती है? आंतरिक क्रिया बता दो मैंने आपको। और निषेचन क्रिया मानव में आंतरिक होती है, और मानव मदर यानी एक्चुअल क्या होता है? मादा की कहां पर होता है बच्चों? ओविडक्ट में, अंड वाहिनी में। कल बताया मैंने आपको, अंड वाहिनी में होता है। और निषेचन क्रिया की संभावना मानव में, हर प्राणी में अलग अलग होती है। छोड़ो इसको। अब निषेचन क्रिया से किसका विकास होगा? द्विगुण युग्मनज। ये रहा। अब इस द्विगुण युग्मनज में बच्चों, इस द्विगुण युग्मनज में किसी प्रकार का कोई रेस्ट नहीं होता, कोई विश्राम नहीं आता। एक बार फिर रिपीट कर दूं, देखो कवक और शैवालों में तो क्या होता है? कुछ समय की विश्राम अवस्था आती है और उसमें क्या बनता है? निश्चितांड बनता है। आवर्त बीजी पादपों के अंदर और ब्रायोफाइटा में भी कोई विश्राम अवस्था नहीं आती, लेकिन आवर्त बीजी पादपों में युग्मनज से भ्रूण का विकास होने के बीच थोड़ी समय के लिए कौन सी अवस्था आती है? रेस्ट। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसका अंकुरण क्यों नहीं होता है? होता है। आप देख लीजिए सर, आपने अपने घरों के अंदर कई बार देखा होगा कि अनाज को अगर हम खुले में रख देते हैं तो अनाज जर्मिनेट करके खराब हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बीज के चारों जो बीज चोल होता है, टैगमोनो टेस्टा, वो बीज को अंकुरण होने से बचाता है। इसीलिए हम बीज को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? भंडार। किस रूप में? दाल करते हो बच्चों, दाल अनाज के रूप में करते हो ना। और उसी को अगर हम खाते हैं तो आपका अनाज है, और उसी को खेत में डाल दो तो बीज है। तो आप ये देख लो कि बीज जिसे अब तुम खा रहे हो, सब मैंने कहा गेहूं, बच्चों आप गेहूं खाते हैं, या यहाँ पर आपको एक एग्जाम बता रहा हूँ, बच्चों आप अनार खाते होंगे, तो अनार में तो खाने योग्य भाग ही कौन? बीज ही है। तो अनाज में अनार में जब आप बीज खाते हैं, उसके दानों को खाते हैं, तो कॉमन सी बात हुआ आपके लिए क्या बन जाते हैं? आहार। और जब उसी बीज को सुखाकर खेत में डालते हैं तो वो बन जाती है बीज। बच्चों ये क्लियर है? यस सर। बीज में और अनाज में ज्यादा फर्क थोड़ी बच्चों, उपयोग का फर्क है सर, उपयोग का फर्क है, उपयोग का ही फर्क है कि आप उसका कैसे यूज करते हैं।
चलो अब मानव में क्या होगा, इसमें इस युग्मनज में लगातार समसूत्री, बस इसमें, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर मानव का नहीं दे रहा बच्चों, किसका दे रहा हूँ, सबका दे रहा हूँ, सबका, गाय भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली जो सब सब। अब द्विगुण युग्मन, और ये कौन आप जानते हैं, जायगोट, जायगोट है, ओके। और इसका निर्माण किसके बाद हुआ बच्चों, निषेचन के बाद। और ये कौन चरण पढ़ रहे हैं, पश्च निषेचन। तो युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन जब होगा तो इस एक कोशिक युग्मनज से, इस एक कोशिक युग्मनज से बच्चों देखो, दो कोशिक युग्मनज का निर्माण, दो कोशिक गुण का निर्माण होगा, दो कोशिक, मैं आपको जल्दी बता दूं, दो कोशिक बाद में, और बात हम जल्दी जल्दी, दो कोशिक बाद में चार कोशिक, चार कोशिक के बाद में आठ कोशिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिक, फिर उसके बाद में 16 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है, इतना बहुत है। अब मैंने कहा युग्मनज से लगातार समसूत्री विभाजन से द्विकोशिक 2 4 8 16 32 64 128 512 ये क्रिया चलती रहेगी। तो सिंपली हम उसे क्या बोलेंगे, एक समसूत्री विभाजन, पहला समसूत्री विभाजन होगा, पहला फर्स्ट। आप जानते हो बच्चों कि एक कोशिका से समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं की कुल संख्या में से अगर हम एक घटा दें तो समसूत्री विभाजन की संख्याओं का पता लगा सकते हैं, कॉमन सी बात है। और समसूत्री विभाजन की संख्याओं का पता लगा, उससे मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो कोशिका की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन से बहुकोशिक, क्योंकि ये कौन है, युग्मनज, और ये कौन है, गुण, 2 कोशिकीय 4 कोशिकीय 8 कोशिकीय 16, तो इनको अलग अलग नाम क्यों बोल दो, सीधा बोल दो बहुकोशिक। और अगर आपने 3rd चैप्टर के वीडियो देखे जो मैंने डाले थे तो फिर तो आपको समझ आना चाहिए कि मानव में निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज से 2 कोशिकीय निर्माण होता है, फिर 4 कोशिकीय, फिर 8 कोशिकीय और 16 कोशिका अवस्था को बोलते हैं मोरुला अवस्था। फिर अगली अवस्था आती है ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, और गैस्टुला अवस्था के बाद में आता है अंग और निर्माण होता है, जिसके बाद में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना का भ्रूण बनता जाता है, और उसके बाद में 9 महीना जब पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म प्रसव क्रिया द्वारा होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो सिंपल ही बात, सामने ज्यादा टाइम ना खराब करते मेरे बात सुन लो कि सभी उच्च जंतुओं में निषेचन क्रिया के बाद द्विगुणित युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन, और लगातार समसूत्री विभाजन की इस क्रिया का नाम होता है बच्चों, जहां सुनना, विदलन, विदलन यानी क्लेवेज, विदलन क्लेवेज कहते हैं, विदलन या क्लेवेज। निषेचन के बाद बने द्विगुण युग्मनज जो एक कोशिक है, और समसूत्री विभाजन जब युग्मनज में होता है तो उसका नाम होता है बच्चों विदलन। और विदलन और सामान्य कोशिका में समसूत्री विभाजन में एक ही फर्क है, मैं बता दूंगा आपको आप बाद में जब टाइम मिलेगा तो विदलन से 2 4 8 16 32 समझ आ गया। और साफ एक साथ मिलाकर बोलोगे क्या बोले, बहुकोशिक भ्रूण का निर्माण होता है, और बहुकोशिक भ्रूण में अब अंगों का, उत्तकों का, अंगों का, तंत्रों का विकास होकर संरचनात्मक और विकासात्मक गति होती है, विभेदन होता है और शिशु की उत्पत्ति होती है। अब शिशु की उत्पत्ति होने के बाद शिशु का जन्म होगा। अब डिपेंड ही करता है कि भ्रूण का विकास और भ्रूण के जन्म के आधार पर प्राणियों को फिर बांट दिया गया 3 प्रकार से, अंडज, जरायुज और अंडजरायुज। समझ आ रहा है आपके? जिन प्राणी में भ्रूण का विकास, जिन प्राणी में भ्रूण का विकास, सुन रहे हो क्या बच्चों, मादा शरीर के बाहर अंडे में होता है, जैसे पक्षियों में बात करें, रेप्टाइल्स की बात हम करें, सुन रहे हो क्या, तो अंडे में हो, मतलब शरीर के बाहर हो, क्योंकि इनमें क्या होता है कि मादा निषेचन क्रिया के बाद द्विगुणित निषेचित अंडों को देती है। पक्षी देखा ना, तो पक्षियों में बच्चों क्या देखा, भ्रूण का या चूजे का विकास मादा पक्षी के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर होता है, बाहर। ऐसे प्राणी को आपने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया आपने उनको, अंडज, अंडज प्राणी, अंडज प्राणी। समझ आया आपके, अंडज प्राणी, ओविपेरस। ओके, अब शिशु प्रजनन क्या होते हैं, जरायुज कौन से होते हैं, वे प्राणी जैसे मानव है, गाय भेड़ बकरी, इनमें क्या होता है, भ्रूण का विकास मानव शरीर, मादा शरीर के अंदर होता है, और विकसित शिशु का जन्म होता है, जैसे मानव, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि में। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु प्रजनक। एक होता है तीसरा अंड प्रजनक, ऐसा अंड जरायुज होता है। अंड जरायुज क्या होगा, वे प्राणी जिनमें निषेचित भ्रूण का विकास या भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन भ्रूण का पोषण मादा द्वारा ना दिया जाकर, क्योंकि मादा अगर भ्रूण को पोषण देती है प्लेसेंटा द्वारा, देखा होगा। चलो इतना मैं आपको ज्यादा बता दूं, तो भ्रूण के विकास, भ्रूण के
अरे भ्रूण के विकास और स्थल के आधार पर प्राणियों को 3 प्रकार बांटा गया। नंबर पहला है अंड प्रजनक, अंड प्रजनक ओविपेरस। दूसरा शिशु प्रजनक। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? वो शिशु प्रजनक, शिशु प्रजनक विविपेरस। और तीसरा है जो शिशु प्रजनक का एक नाम होता है, शिशु प्रजनक का नाम होता है जरायुज। बच्चों क्लियर है आपको यहां तक? जो जल्दी खत्म होने वाली है। जो अंड प्रजनक क्या होंगे? वे प्राणी जो अंडे देते हैं, मतलब जिनमें भ्रूण का विकास अंडे में होता है और मादा द्वारा उन भ्रूण को विकास में कोई योगदान नहीं दिया जाता। जैसे पक्षियों की बात हम करें, जितने पक्षी होते हैं, पक्षी में क्या होता है? मादा पक्षी और नर पक्षी में निषेचन क्रिया होती है। सुनना एक बात, तो नर और मादा पक्षी में मैथुन क्रिया के बाद नर पक्षी शुक्राणु को मादा शरीर में छोड़ता है और मादा में निषेचन क्रिया आंतरिक होती है। और निषेचन क्रिया के बाद मादा पक्षी निषेचित द्विगुणित अंडे देती है शरीर के बाहर। उन अंडों में पोषक पदार्थ ज्यादा होते हैं, सब जानते हो, वसा प्रोटीन होती है, इसलिए योग होता है, इसलिए हम अंडों का प्रयोग किसमें करते हैं? खाने में करते हैं, पक्षियों में करते हैं, देखे होंगे हमें। लेकिन उन्हीं निषेचित अंडों को निश्चित ताप पर उन्हें हम लोग हीटिंग या उष्मायन करते हैं, देखा होगा आपने, ताप पर रख देते हैं, कई बार मुर्गियां बैठ जाती है अपने अंडों पर। उन्हीं अंडों से स्फुटन क्रिया के द्वारा एक नवीन चूजे का निर्माण होता है। तो ऐसे प्राणी को क्या बोलेंगे? अंड प्रजनक, जो अंडे देते हैं। उदाहरण क्या होगा? पक्षी और सरीसृप। सुन लिया? सुन लिया बच्चों? अरे समझा रहा है? शिशु प्रजनक क्या होगा? वे प्राणी जिनमें निषेचन क्रिया के बाद द्विगुणित युग्मन से भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है और मादा में भ्रूण विकास के लिए प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा बनती है, बताया था मैंने आपको। और प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन क्रियाओं में योगदान दिया जाए। जो बड़ा इतना समझ, राइट? तो जिन प्राणियों में शिशु का और भ्रूण का विकास शरीर के अंदर हो, गर्भाशय में हो, ओके, मादा के गर्भाशय या यूट्रस में हो, और प्लेसेंटा बने, तो और नवजात शिशु का प्रसव क्रिया द्वारा जन्म हो, जैसे गाय, भेड़, बकरी, मानव, इनमें, तो ये कौन से प्राणी हो गए? शिशु प्रजनक, जो अपने समान नवीन शिशु को जन्म देते हैं। ओके बच्चों? हाथी, जो भी अंड जरायुज, वे प्राणी जिनमें निषेचित अंडे से भ्रूण का विकास तो मादा के अंदर ही होता है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बनती। मतलब क्या हुए कि उनमें भ्रूण का विकास तो अंडे से ही होगा, मादा का योगदान नहीं होगा, लेकिन मादा के शरीर के अंदर होगा। अतः वो अंडज और जरायुज दोनों है। जैसे कि वाइपर बात हम कर सकते हैं, वाइपर की बात हम वाइपर की बात हम कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ स्नेक है, कुछ स्नेक में यू कर सकते हैं, कुछ स्नेकों में बात हम कर सकते हैं, वाइपर की बात हम, पैथन की बात हम करें, ये प्राणी क्या होते हैं? अंड जरायुज में आते हैं। कर लोगे एग्जांपल? अरे ये सब yes, और ये सब की सब क्रिया का वो निषेचन क्रिया के बाद। तो अंड प्रजनन की उदाहरण आप किसके लिए कहोगे? पक्षियों के, रेप्टाइल्स के, ओके, और उभयचरों के। उभयचर जिनमें बाह्य निषेचन होता है। अब जानते हो बाह्य निषेचन वाले प्राणियों तो क्या होगा बच्चों? बाह्य निषेचन प्राणियों में तो निषेचन भी बाहर होगा और भ्रूण का विकास भी बाहर होगा, जैसे मेंढक की बात हम करें, ओके। और शिशु प्रजनन प्राणी में क्या होगा? निषेचन आंतरिक होगा, भ्रूण का विकास, भ्रूण का परिवर्तन और नवजात शिशु की उत्पत्ति, ये सभी मादा शरीर के अंदर होती है और प्रसव के दौरान शिशु शरीर से बाहर आता है, जिसे हम लोग पैचुरेशन कहते हैं, ओके। अंडप्राय प्राणी में क्या होता है? भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर, बट विदाउट सपोर्ट या विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ मदर, यानी अपनी मदर के प्रोटेक्शन के बिना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंड जरायुज। समझ आ गया बच्चों? उदाहरण मैंने क्या बता दिया? वाइपर, क्या बता दिया? वाइपर या पैथन। तो समझ मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग समझ जाओगे। तो ये बच्चों आपका इस चैप्टर को मैं क्लोज तो कर चुका हूं, लेकिन अब इसमें क्या हमारा एक छोटा टॉपिक बच रहा है, जीवन की अवस्थाएं, और वो मैं कल पूरा कर दूं। जीवन की अवस्था होती है, जीवन की अवस्था सब जानते बच्चों, शेष अवस्था, अरे जीवन की अवस्था है तो शुरुआत अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर उसके बाद वयस्क अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर एजिंग और फिर मृत्यु। तो वही अवस्थाएं क्या जंतु में होती है? तो पादपों में होती है क्या? हाँ। तो पादपों में किशोर अवस्था का नाम होता है कायिक अवस्था, और जब कायिक अवस्था के बाद पादप पुष्प आने लगते हैं, तो पुष्प आने की अवस्था को उनको कौन सी अवस्था बोलते हैं? प्रजनन अवस्था। कौन सी अवस्था? अरे नालायक को, सबसे पहले किसी खेत में जब बीज डालते हैं, किसी पादप में कायिक वृद्धि होगी कि लैंगिक वृद्धि होगी? प्रारंभ में कौन सी वृद्धि होगी?
कायिक वृद्धि होगी, कायिक वृद्धि, अब कायिक तना वृद्धि। पत्ती का विकास होगा, और 1 2 3 महीने बाद में अब उस पादप की कलिकाओं से पुष्प आना शुरू होगा, और पुष्प आने का मतलब पादप में सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। ओके, तो पादपों में कायिक वृद्धि के बाद लैंगिक वृद्धि होती है, और जंतु में क्या होता है, जंतु में लैंगिक ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, वो जन्म से ही होते हैं, लेकिन उनका विकास 10 से 12 वर्ष के बाद शुरू होता है। अलग अलग प्राणी, जो मानव में 10 से 12, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, गुड आफ्टरनून। बाय गुड सर। आफ्टरनून सर। ओके, और जो अगर आप जल्दी जुड़ जाते बच्चों, तो किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करेगा। मिसबिहेव कोई भी लड़का किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं करेगा, ध्यान सुनने को। ओके, थैंक यू।